नमस्कार बच्चों, चलिए लेकर हम आ गए हैं ओबीजी के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से आज हम देखेंगे पार्ट 9 का क्वेश्चंस है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से बीच बीच से निकलकर एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तभी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी बहुत तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि उनकी अगर थ्योरी क्लियर होगी तो उनका क्या हो सकता है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपका इजिली क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस सेशन का ये क्वेश्चन। इसमें से हमारा एक और सेशन अभी बाकी है सेकंड यूनिट का, बाकी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक कल के सेशन के बाद से हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए ठीक है, आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 अभी स्टार्ट है हमारा। व्हाट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड? क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड? अम्बिलिकल कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड फ्यूनिक, इज अ लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम फीटस टू द प्लेसेंटा टू अ ब्लड वेसल्स टू आर्टरीज एंड वन वेन। दिस प्रोटेक्ट बाय द जिलेटियन सब्सटेंस कॉल्ड अ वॉटन जेली। आपको ध्यान देना है इसमें से कि जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है फ्यूनिक। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूनिक। द लॉन्ग कार्ड लाइक स्ट्रक्चर स्टैंडिंग फ्रॉम फीटस टू द, ये कार्ड जो होता है कहाँ तक स्टैंड होता है? आपका प्लेसेंटा तक। ठीक है, बच्चे से लेकर प्लेसेंटा तक की जो कनेक्टिविटी होती है उस कॉर्ड को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं, 2 आर्टरीज एंड वेन, मतलब 3 ब्लड वेसल्स होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है एक जेली सब्सटेंस से क्या होता है, कवर रहती है, प्रोटेक्ट रहती है, उसको हम बोलते हैं वाटन जेली। इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड का अदर नेम क्या होता है, तो फ्यूनिक बोलते हैं। और वाटन जेली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वाटन जेली नामक सब्सटेंस से क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है, कवर अप रहता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है, वाटन जेली होता है। और ये बनता किससे है, तो इट इज द फॉर्म ऑफ द मीजोडर्म। मीजोडर्म से क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। इट इज डेवलप फ्रॉम द बॉडी सैक मेसोडर्म टिश्यूज स्ट्रेचिंग बिटवीन द एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड कोरियोनिक। यह बॉडी जो स्टैक होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है मेसोडर्म टिश्यू से बना होता है, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड कोरियोन में क्या होता है, ये इसका स्ट्रेचिंग पार्ट क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क और कोरियोन के बीच में डेवलप होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक्ट क्या होता है, एक लाइफ लाइन की तरह वर्क करता है प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, जो प्रोवाइड करता है बच्चे को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। और वहां से बच्चे से डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट का काम, बच्चे से सारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, डिस्पोज करने का भी काम करता है। कौन? प्लेसेंटा, सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। द कॉर्ड इज ब्लूइश व्हाइटिश कलर। यह जो कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, ब्लूइश व्हाइटिश कलर होता है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1.5 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर होता है। और यह कार्ड 40 सेंटीमीटर से अगर लेस है उसकी लंबाई जो लेंथ होती है, तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट कॉर्ड के अंदर आता है। ठीक है, स्पाइरलिटी रैप्ड अराउंड द नेक और बॉडी ऑफ द फीटस। अगर कॉर्ड आपस में ट्विस्ट होते हैं, आपस में स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है, जैसे सर्पाकार इसको हम बोलते हैं, तो स्पाइरल फॉर्म में अगर आपस में जुड़े होते हैं, ट्विस्ट होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, तो केस क्या होने को मिलता है कि बॉडी के नेक में चारों ओर क्या होते हैं, बॉडी के नेक में क्या होते हैं, ये रैप्ड होते हैं। और इस कंडीशन पे क्या होती है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। वाटर जेली जो होती है वो क्या होती है, वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपस में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, अगर आपस में ये ट्विस्ट है, जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होगा वहां पे क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ द फ्यूनिक और अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर? सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट कॉर्ड। अगर मान लीजिए अम्बिलिकल कॉर्ड, बहुत रेयर कंडीशन में बताया गया है कि ये शॉर्ट कॉर्ड की जो प्रॉब्लम है सब बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलती है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई 15 इंचेस से कम है, तो क्या है कि ये बच्चे के चारों ओर, नेक के चारों ओर क्या होता है, फैला तो होता है, लेकिन इस कंडीशन पे लेंथ जो अगर कम है तो प्री मैच्योर हो जाता है। प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा का जो सेपरेशन होना चाहिए मैटरनल बॉडीज में, वो प्री मैच्योरिटी के साथ में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। और इस केस में क्या होता है, एंटीपार्टम हेमोरेज होने के चांसेस रहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की साइज अगर कम रहती है तो।
और डिले डिसेंट ऑफ द फीटस। और जब डिलीवरी होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा डिसेंट बहुत देर में हो पाता है और ड्यूरिंग लेबर इसका ब्रेकडाउन होने के भी चांसेस रहते हैं। समझ में आया? तो ये तो हो गया सबसे पहले, अगर शॉर्ट कॉर्ड होता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड होने मतलब अगर 50 इंचेस से अगर 50 to 70 इंचेस अगर अम्लाइकल कॉर्ड है, मतलब वो बहुत लंबा अम्लाइकल कॉर्ड है, देयर इज द एक्सेसिव लॉन्ग कॉर्ड कहलाता है, कैन लूप अराउंड द फीटल बॉडी नेक कैन आल्सो रिजल्ट इन द ट्रू नोट। मतलब यहाँ पे अगर शॉर्ट है तो वो ट्रू फॉल्स नोट होगा। बच्चे के नेक में अगर गर्दन में फंसती भी है अम्लाइकल कॉर्ड तो वहाँ पे बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अम्लाइकल कॉर्ड क्या है, शॉर्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, अम्लाइकल कॉर्ड इतनी लंबी है कि बच्चे के नेक में जाके क्या हो रही है, वो रैप्ट हो रही है, वहाँ पे जाकर नोट हो रही है, मतलब टैग मतलब नोट मतलब बंध जाना, फंस जाना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में जा सकता है। टाइटनिंग ऑफ कॉर्ड क्या हो सकता है, टाइट होने से क्या होगा, बच्चे की डेथ होने के भी चांसेस होंगे इस कंडीशन में। और वाटन जेली आपस में क्या होंगे, अक्यूमुलेट होंगे, तो ब्लड वेसल्स भी रप्चर होने के चांसेस होते हैं इस कंडीशन में। समझ में आया? तो ये तो हो गया लॉन्ग कॉर्ड होने से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी, थिक और थिन। अगर अम्लाइकल कॉर्ड थिक है, मोटी है या पतली है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। इस कंडीशन पे क्या होगा, अगर ज़्यादा थिक होगा या थिन होगा तो हेमरोइज होने के चांसेस रहेंगे, ब्लड वेसल्स रप्चर होने के चांसेस रहते हैं अम्लाइकल कॉर्ड के। इसके बाद देखेंगे फोर्थ पॉइंट, ट्रू नोट्स। सच नोट इज कॉल्ड बाय मूवमेंट ऑफ द फीटस बाय द फीटस स्लीपिंग through a loop of long cord during labor when the descent of the fetus takes place, it may be drawn tight giving rise to stillbirth due to anoxia। अगर मान लीजिए कि ट्रूली अगर नोट है, अगर अम्लाइकल कॉर्ड फीटस के नेक में अगर फंसा हुआ है तो इससे क्या होता है कि बेबी प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाता और उसको डिलीवर्ड होने में प्रॉब्लम होती है, डिसेंट होने में प्रॉब्लम होती है। या तो जब वह डिसेंट होगा तो बच्चा या तो फिर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में होने की वजह से स्टिल बर्थ होगा, बच्चे की उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, या तो बच्चे में ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर बच्चे के गर्दन में अगर फंसी हुई है अम्लाइकल कॉर्ड तो वो क्या होगा, बच्चा जैसे ही डिलीवर करता है तो बच्चा क्या हो सकता है, उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और इससे क्या होता है, बच्चे की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आया? ये तो होता है ट्रू नोट से। अब इसके बाद हम देखते हैं फॉल्स नोट। फॉल्स नोट होने के चांसेस जब रहते हैं तो क्या होता है, हीपिंग ऑफ द वाटन जेली ड्यू टू ब्लड वेसल्स बीइंग लॉन्गर द एक्चुअल कॉर्ड एंड सो डबलिंग बैक अपॉन देम सेलेबस इन द वाटन जेली इज नो सिग्निफिकेंस। मतलब फॉल्स अगर नोट है, अगर अम्लाइकल कॉर्ड गर्दन में फंसी नहीं है तो कोई एक्चुअली वहाँ पे बोलना चाहिए कि कोई स्पेशल रूप से प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं बैटल डोर। 6 जो प्रॉब्लम है, बैटल डोर इंसर्शन इन दिस केस कॉर्ड अटैच एट द एज ऑफ द प्लेसेंटा। जो इस केस में क्या होता है कि जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है वो कहाँ पे जाके इंसर्ट होती है, तो प्लेसेंटा के एड्स मतलब किनारे में, ठीक है, बोलना चाहिए एड्ज, सेंटर वाले पोर्शंस में, एड्ज वाला जो पोर्शंस होता है प्लेसेंटा का, वहाँ पे जाके जो आपका मतलब एक साइड में, सेंटर नहीं बोलना चाहिए, एक साइड, एक किनारा वाला जो साइड होगा उस किनारे में जाके अम्लाइकल कॉर्ड क्या होती है, अटैच हो जाती है, वो कहलाता है आपका बैटल डोर। आप देखेंगे वेलेमेंटस इसमें क्या होता है कि इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेनस सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा। अम्लाइकल कॉर्ड कहाँ पे इंसर्ट होती है, तो प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन वाले पार्ट में क्या होती है, वहां पे जाके इंसर्ट होती है। और अम्लाइकल वेसल्स थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम कॉर्ड द प्लेसेंटा। जो अम्लाइकल की जो वेसल्स होती हैं वो किसके थ्रू अटैच होती हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू प्लेसेंटा में क्या होती हैं, अटैच होती है। और इस कंडीशन पे क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और फीटल ब्लड वेसल्स भी क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हेमोरेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है लेटर इन सेंसर ऑफ द कॉर्ड। अगर मान लीजिए कि जो अम्लाइकल कॉर्ड है, अगर बहुत टाइम के बाद अगर जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में अटैच नहीं होता अगर सेंटर में प्लेसेंटा के, तो प्रॉपर तरीके से अगर प्लेसेंटा से अम्लाइकल कॉर्ड अगर अटैच नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद अगर लेटर इंसर्शन हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी फीटल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। समझ में आया? तो इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है अम्लाइकल कॉर्ड का, अगर साइज ज़्यादा है या कम है, अगर अम्लाइकल कॉर्ड अटैच कहाँ पे है, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को अम्लाइकल कॉर्ड में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फीटल सर्कुलेशन। अब क्या होता है फीटल सर्कुलेशन, अब हम देखेंगे फीटल सर्कुलेशन, बच्चे में जो सर्कुलेशन होता है कैसे, जब मदर्स प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे बच्चे का जो
ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अब। तो हमारा आंसर है इसका, द फीटस डेवलप इन द ऑन ब्लड वाइट एंड रेड कॉर्पुस्कुलस। फीटस डेवलप होता है ऑन ब्लड मतलब सेल्फ ब्लड से, वाइटिस एंड रेड कॉर्पुस्कुलस क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, और यह ब्लड मिक्स नहीं होता है मदर के ब्लड से। अनलेस सम पैथोलॉजिकल प्रोसेस प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा, ये क्या होता है, यह एक प्रकार की पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है। सो द प्यूरिफाई दैट इज द गिविंग ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ हिज ब्लड डन द प्लेसेंटा। यह प्यूरिफाइड ब्लड क्या करता है, परसीव करता है प्लेसेंटा से, और सारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लेसेंटा में थ्रू द ब्लड के जो अम्लाइकल वेसल्स होती है उसके थ्रू क्या होता है, जाके प्लेसेंटा रिसीव करता है उसको। अब देखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द कलेक्टेड इन द अम्लाइकल वेन फ्रॉम द प्लेसेंटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कनेक्ट होता है, तो आपको मिलता है कहाँ से, अम्लाइकल वेन्स में फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से मिलता है जो कि प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है, पासेस टू द कॉर्ड इंटर टू द फीटल बॉडी एट द अम्लाइकल आफ्टर एंटीरियर सर्कुलेशन। आप देखिए इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले तो द अम्लाइकल वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटल बॉडी। जो अम्लाइकल वेन होती है सबसे ज्यादा ब्लड रिच अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू द प्लेसेंटा के माध्यम से, किसमें, फीटस की बॉडी में। द वेन ट्रेवल इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द फीटस टू द लीवर, देन अम्लाइकल वेन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अम्लाइकल जो वेन होती है 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा है, अबाउट हाफ ऑफ द ब्लड पासेस इनटू द लीवर एंड रेस्ट एंटर द शंटिंग वेसल्स कॉल्ड द डक्टस विनोसस दैट बाईपास द लीवर। हाफ जो ब्लड पासेस होता है किसमें, अबाउट हाफ जो ब्लड पासेस होगा इनटू द लीवर एंड रेस्ट इंटर शंटिंग वेसल्स डक्टस विनोसस बाईपास द लीवर। द डक्टस विनोसस ट्रेवल्स ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड ज्वाइंस द इंफीरियर वीना कावा। देयर द ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द, अब देखिए ये पूरी प्रोसेस बताई जा रही है कि कहाँ से, सबसे पहले तो ब्लड तो वो पूरा ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, प्लेसेंटा से ले लिया, लेकिन ये जो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है किस तरह से, कहाँ से कनेक्टिविटी और कहाँ से जाके ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि हाफ ब्लड पासेस इनटू द लीवर एंड रेस्ट इंटर टू द शंटिंग ब्लड वेसल्स डक्टस विनोसस दैट बाईपास द लीवर। The ductus venosus travels short distance and joins inferior vena cava. Their oxygenated blood from the placenta is the mixed with the deoxygenated blood from the lower part of the fetal body. This blood contained through the vena cava to the right atrium. राइट एट्रियम से क्या होता है, फिर इसके बाद ब्लड रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन इंटर द राइट एट्रियम ऑफ द फीटल हार्ट, ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द shunted directly into the left atrium through an opening in the atrial septum called the foramen ovale. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब ब्लड क्या होता है, हाई रिच ऑक्सीजन एंटर करता है राइट एट्रियम फीटल हार्ट में, ठीक है, राइट एट्रियम वाले पोर्शन में फीटल के हार्ट में क्या करता है, इंटर करता है, तो लार्ज प्रोपोर्शन शंटिंग डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाकर कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम ओपनिंग, तो जो वो सेप्टम होता है वहां की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवैली, ठीक है, सेप्टम मतलब ओपनिंग होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवैली। इसके बाद द मोर हाईली ऑक्सीडेटेड ब्लड इंटर द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द फोरामेन ओवैली, मतलब मोर हाईली जो ऑक्सीडेटेड blood that enter to the left atrium to the foramen ovale mixed with small amount of deoxygenated, मतलब small amount deoxygenated blood क्या होता है, return from the pulmonary veins. This mixture move to the left ventricle and is pumped into the aorta. समझ में आया, तो इस तरह से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसके बाद some of blood reach the myocardium by means of the coronary arteries and some reach the tissues of the brain through the carotid arteries. क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए जो रिच अमाउंट ऑफ द जो ब्लड का फ्लो होता है, आप देखेंगे सबसे पहले अगर पल्स रेट देखा जाता है तो कैरोटिड आर्टरीज का मोस्ट ऑफ द वहाँ पे देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोनरी आर्टरीज एंड सम रिचेज द टिश्यू ऑफ द ब्रेन, कुछ क्या करते हैं ब्लड को रिसीव करते हैं कोरोनरी आर्टरीज एंड क्या करते हैं, कुछ कहाँ ब्लड पहुँचता है जाके टिश्यूज एंड द ब्रेन थ्रू द कैरोटिड आर्टरीज। समझ में आया। फिर इसके बाद द रेस्ट ऑफ ब्लड इंटर द राइट एट्रियम एज वेल द लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द डीऑक्सीडेटेड ब्लड इंटर द सुपीरियर वीना कावा पासेस इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड आउट थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज. Enough blood reaches the long tissues sustain the most of the blood in the pulmonary arteries, bypass the lungs by entering the ductus arteriosus which connect the pulmonary artery descending portion of the aorta. Some of the blood carried by the descending aorta dilate to the various part in the lower region of the body. The rest of the blood passes into the umbilical arteries which branches from the internal iliac arteries in the lead to the प्लेसेंटा। मतलब टोटल प्रोसेस देखिए, टोटल प्रोसेस किस तरह से बच्चे में सर्कुलेट होता है ब्लड,
इसमें दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, देखिएगा किस तरह से प्लेसेंटा, यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, आप देख रहे हैं ये प्लेसेंटा आपका बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पे ये आपका प्लेसेंटा यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लेसेंटा है। अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे कनेक्ट है। किस तरह से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो आर्टीरियल ब्लड किस शेप में दिखेगा, मिक्स्ड आर्टीरियल विनोसस ब्लड जो होता है, थोड़ा सा मिक्सअप करके, इसमें कलर कोड तो नहीं है, इसमें व्हाइटिश और ब्लैक कलर का डिनोट किया गया है आर्टीरियल ब्लड। और जो ज़्यादा वाइट अगर दिख रहा है वो आर्टीरियल ब्लड वहाँ से पास हो रहा है, विनोसस ब्लड थोड़ा मिक्सअप होगा, और मिक्स्ड जो है पूरी तरह से ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं इसमें कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो कहाँ से ब्लड आपका अम्बिलिकल और आर्टरीज के थ्रू, फिर अम्बिलिकस से यहाँ से कनेक्टिविटी है आपका हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, एओर्टा, ठीक है, लीवर बाईपास, यहाँ से देखिए किस तरह से लीवर के पास में एक बाईपास डक्टस विनोसस के थ्रू जाकर कहाँ पहुँचता है, हार्ट में पहुँचता है, इस तरह से जाके ब्लड में क्या होता है आपका सर्कुलेट होता है। तो किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस प्रकार से वहाँ से जो वेस्ट होता है प्लेसेंटा कैसे परसीव का स्ट्रक्चर में बताया गया है, इसमें देखिएगा। और जैसे ही बच्चा बर्थ करता है तुरंत ही क्या होता है, ये सर्कुलेशन तुरंत चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर बर्थ क्या होता है ये बताया भी गया है कि जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है ये सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। आफ्टर बर्थ कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्ट रिच राइजेस विच स्टिमुलेट रिस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है तुरंत क्या होगा, सर्कुलेशन चेंज होता है, और बर्थ कार्बन डाइऑक्साइड राइज विच स्टिमुलेट रिस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन एंड द चाइल्ड गैस्प व्हेन बेबी क्राई। बेबी क्या करता है, तुरंत ही क्या करता है, बच्चा जैसे जन्म लेगा वैसे रिस्पायरेटरी सेंटर जो ब्रेन में होगा तुरंत चाइल्ड गैस्प करेगा और बेबी क्राई करना स्टार्ट करेगा। और लंग्स फिल्ड विथ द एयर विच एक्सपेंडेड अलाउ द ब्लड फ्लो फ्रीली द लंग्स टिश्यूज नाउ द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी डक्टस आर्टेरियोसिस passes in the lungs from oxygenated pressure in the left side increase because increased amount of blood enter to the left arterial, ठीक है, auricle, and the pressure in the right side reduced due to the flow of the blood in the lungs foramen ovale क्लोज। तुरंत जैसे ही बच्चा अगर जन्म लेता है तो तुरंत क्या होता है, एक नॉर्मल पाथवे जो होता है ब्लड सर्कुलेशन का उस तरह से स्टार्ट हो जाता है, और जो फोरामेन ओवैली होती है, जो सेप्टम मैंने आपको बताया था, वो सेप्टम क्या होता है तुरंत क्लोज हो जाता है, ठीक है, वहीं पे वो सेप्टम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। द अम्बिलिकल वेन इज ऑब्लिटेटेड एंड बिकम द राउंड लिगामेंट ऑफ द लीवर। द अम्बिलिकल आर्टरीज कैसी होती है, अल्टीमेटली बिकम लिगामेंट। द डक्टस विनोसस इज द ऑब्लिगेटरी एंड बिकम लिगामेंट। एनाटॉमिक क्लोजर कंप्लीटली एट टू द, एनाटॉमिकली क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है कंप्लीटली एंड ऑफ द 2 मंथ, 2 मंथ के एंड में क्या होता है, कंप्लीटली ये क्लोज हो जाता है। द डक्टस विनोसस सुपरफिशियली एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द लीवर। द डक्टस आर्टेरियोसिस इज द ऑब्लिगेटेड बिकम लिगामेंट फंक्शनल क्लोजर 3 to 4 days। डक्टस जो आर्टेरियोसिस होती है वो क्या होती है, फंक्शनल क्लोजर हो जाता है 3 से 4 दिन में, लेकिन जो डक्टस विनोसस होता है कब क्लोज होता है आपका 2 मंथ तक टाइम लगता है, ठीक है। और एनाटॉमिकली ये क्लोजर होता है 3 weeks तक, 3 to 4 days में तो डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, क्लोज हो जाता है, लेकिन एनाटॉमिकली क्या होता है 3 week टाइम लग सकता है। फोरामेन ओवैली क्लोजेस आफ्टर द अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाइड एंड कट। फोरामेन ओवैली कब क्लोज हो जाता है, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को टाइड और कट कर देते हैं, उसको जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसको टाई और कट कर देंगे, तभी फोरामेन ओवैली क्या होता है, क्लोज हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न टू द हार्ट एंड द लंग्स। इसके बाद क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो रिटर्न हो जाता है कहाँ पे, हार्ट एंड लंग्स में। विद द लंग्स नाउ फंक्शनिंग, उस टाइम पे क्या होता है, फिर से लंग्स क्या करता है, फंक्शन प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर देता है, और इक्वल प्रेशर इन बोथ आर्टरीजन वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट। अब देखिए इसमें बताया गया है किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है पल्मोनरी ट्रंक डक्टस आर्टेरियोसिस एओर्टा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन अम्बिलिकल फीटल सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, तो ये लंग्स हो गया। देखिए तो ये पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए डक्टस आर्टेरियोसिस एओर्टा सिस्टमिक सर्कुलेशन अम्बिलिकल आर्टरीज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से कैसे, सबसे पहले अम्बिलिकल वेन्स डक्टस विनोसस इन्फीरियर वीना कावा राइट एट्रियम फोरामेन ओवैले लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी वेन्स प्यूरिफाई होगा राइट वेंट्रिकल। तो कहाँ से कहाँ ब्लड पहुँचता है जाके देखिएगा, सबसे पहले प्लेसेंटा से पहुँचेगा जाके अम्बिलिकल वेन के थ्रू, बहुत इजी है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन से डक्टस विनोसस इन्फीरियर वीना कावा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल,
फिर उसके और ये सारे डक्टस विनोसस और डक्टस आर्टेरियोसिस जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद क्या होते हैं, एनाटॉमिकली क्लोज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विनोसस होता है आपका 2 मंथ और 3 to 4 डेज में आपका आर्टेरियोसिस हो जाता है क्लोज, और या तो फिर एनाटॉमिकली क्लोज होते हैं आपके 3 वीक में। तो ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया आपका स्कीम ऑफ फीटल सर्कुलेशन। ये आपका क्या होगा, स्कीम ऑफ फीटल सर्कुलेशन। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई बोन ऑफ द वॉल्ट। आपको देखना है फीटल स्कल्स के बोन्स के बारे में पढ़ना है अब इसके बाद। तो स्टडी ऑफ फीटल स्कल्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑब्स्टेट्रिक एज मेनी बेबीज आर बोर्न बाय हेड एज स्कल हैज टू फेस ग्रेट प्रेशर ड्यूरिंग लेबर एंड सो ऑल्सो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू डिलीवर। तो आपको फीटल स्कल्स जानना है। सबसे पहले बताया गया फर्स्ट वाले फिगर्स में, फीटल हेड टर्म शोइंग फॉन्टेनल एंड स्यूचर्स। फॉन्टेनल और स्यूचर्स के बारे में पहले स्ट्रक्चर में बताया गया, ध्यान रखिएगा। इस वाले स्ट्रक्चर में फीटल का हेड और शो किया गया है फॉन्टेनल और स्यूचर्स को। सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है आपका ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, सबसे पहले देखेंगे फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होता है, आपने देखा होगा जैसे बच्चा अगर जन्म लेता है तो जो आपकी बोन्स होती है, मैंने आपको जो लोब होता है, बोन होती है, जैसे फ्रंटल बोन हो गया, ठीक है, पैराइटल। अब इसके बाद जो बोन आपस में फ्यूज होती है, मिलती है आपस में, तो वहां पे बनता है क्या, स्यूचर्स। उस एरिया को हम बोलेंगे क्या, स्यूचर्स। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, सबसे पहले देखिए इसमें फ्रंटल बोन, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब फ्रंटल बोन आपस में मिलेंगे तो वो आपका फ्रंटल स्यूचर ही कहलाएगा। 2 बोन हो गई। इस देखिए इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, फ्रंटल, ये वाला फ्रंटल एरिया, और ये आपका कहलाएगा पैराइटल, जहाँ पे 2 पैराइटल बोन आपस में मिलती हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका पीछे क्या हो जाएगा, ऑक्सीपुट वाला एरिया। तो लैम्डा ब्रिग्मा आपका सामने वाला पोर्शन कहलाएगा ब्रिग्मा, और पीछे वाला पोर्शन आपका पोस्टीरियर जो फॉन्टेनल है वो कहलाएगा लैम्डा, ठीक है। तो ब्रिग्मा और लैम्डा इसमें हम पढ़ेंगे। और फ्रंटल स्यूचर, जब 2 फ्रंटल बोन मिलती है तो फ्रंटल स्यूचर होता है। जब पैराइटल और फ्रंटल बोन आपस में मिलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनल स्यूचर। जब लास्ट में 2 पैराइटल बोन आपस में मिलती हैं, ठीक है, पैराइटल बोन यहाँ पे हो गया, ये फ्रंटल हो गया आपका, ठीक है। फ्रंटल के बीच में टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन आपस में मिली तो वो क्या कहलाता है, आपका कोरोनल स्यूचर। अब ये एंटीरियर फॉन्टेनल हो गया, ये पीछे वाला पोस्टीरियर फॉन्टेनल हो गया। तो जो आपस में जब बोन मिलती है तो ये जो ब्रेगमा वाला मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो होल होता है उसको हम फॉन्टेनल बोलते हैं, ठीक है। तो फॉन्टेनल जब ट्रू, अब देखिए इसका डिटेल आगे आपको मैं बताऊंगी, लेकिन अभी स्ट्रक्चर में बता देती हूँ। तो ये क्लोज कब होता है, तो 18 मंथ में होता है आपका। और ये आपका वीक में क्या होता है, 1 वीक या 14 वीक में क्या होता है आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्या होता है, 6 वीक, या तो फिर आप बोल सकते हैं 6 वीक में भी क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल को टाइम लगता है, ठीक है, समझ में आया। और आपका ये जो सेकंड फिगर में दिया गया है इसमें बताया गया है, थोड़ा सा आपको रीजन बताया गया है, लैंडमार्क का रीजन बताया गया, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था ब्रिग्मा। तो ये देखिए, ये जो वाला होल वाला पार्ट है उसको हम ब्रिग्मा बोलते हैं, और पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लैम्डा, ये लैम्डोइडल स्यूचर जिसको हम बोलते हैं। तो ऑक्सीपिटल बोन होती है, यहाँ पे टेम्पोरल बोन होती है, आपका टेम्पोरल स्यूचर्स होता है, आपस में मिलता है। कोरोनल स्यूचर जब पैराइटल और टेम्पोरल दोनों आपस में मिलते हैं तो वो आपका कोरोनल स्यूचर कहलाएगा। फ्रंटल स्यूचर्स हो गया आपका, ठीक है। तो जब नहीं, फ्रंटल और पैराइटल जब मिलते हैं तो होता है कोरोनल स्यूचर, ध्यान रखिएगा। टेम्पोरल बोन तो केवल टेम्पोरल आपस में मिलते हैं तो टेम्पोरल स्यूचर्स होता है, लेकिन जब फ्रंटल और आपका पैराइटल मिलता है तो क्या होता है, वहाँ पे कोरोनल स्यूचर्स होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रंटल और पैराइटल मिलेंगे तो क्या बनेगा, कोरोनल स्यूचर्स बनेगा। तो ये तो लैंडमार्क बताए गए, और यहाँ पे स्यूचर्स के बारे में और फॉन्टेनल के बारे में स्ट्रक्चर पहले वाले में बताया गया है। तो चलिए ठीक है, आगे का डिटेल देखेंगे हम। 2 फ्रंटल बोन, जब 2 फ्रंटल बोन मिलते हैं तो क्या बनता है, तो 2 फ्रंटल बोन फ्रॉम फोरहेड सेंसिपुट जिसको हम बोलते हैं। 2 फ्रंटल बोन को हम क्या बोलेंगे, देखिए सामने वाला माथा वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं फोरहेड या सेंसिपुट बोलते हैं। सेंटर इज टू द फ्रंटल इमिनेंस, फ्रंटल बोन यू फ्यूज इनटू द सिंगल बोन बाय 8 ईयर ऑफ एज। फ्रंटल बोन फ्यूज हो जाती है, धीरे धीरे आपस में जुड़ जाती है, कब, एक सिंगल बोन होती है ये, और 8 साल, जैसे ही बच्चे की एज 8 साल की होती है तो फ्रंटल बोन आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, फ्यूज हो जाती है। इसके बाद पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन लाइज इन आइदर साइड ऑफ द स्कल्स, ओसिफिकेशन सेंटर इज कॉल्ड द पैराइटल एमिनेंस।
जब टू पैराइटल बोन आपस में साइड में स्कल्स में मिलते हैं, ओसिफिकेशन होता है सेंटर ऑफ द एक दूसरे में, तो फिर वो क्या कहलाता है आपका पैराइटल बोन्स। ऑक्सीपिटल बोन्स, द ऑक्सीपिटल बोन लाइज बैक ऑफ द हेड, मतलब जो सिर होता है पीछे वाले पोर्शंस में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीपिटल बोन्स होता है आपका, और वो रीजन ऑक्सीपुट कहलाता है। कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेस ऑफ द स्कल्स कंटेन फोरामेन मैग्नम, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, लीव द स्कल्स, एट द सेंटर इज द ऑक्सीपुटल प्रोट्यूबरेंस, रीजन ऑफ द फीटल स्कल। अब यहाँ पर रीजन बताए गए हैं स्कल्स के। तो सबसे पहले रीजन्स क्या क्या होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। वर्टेक्स एरिया, जो हेड वाला पोर्शन होता है वो होता है, सामने वाला पोर्शन आपका वर्टेक्स कहलाएगा। उसके बाद फेस, उसके बाद बेस कहलाएगा। सिंसिपुट, ब्रो जिसमें फ्रंटल वाला एरिया जो होता है सिंसिपुट कहलाएगा। वॉल्ट और ऑक्सीपुट जो पीछे वाला पोर्शन होगा, जो हेड का पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका ऑक्सीपुट। ये हो गया रीजन। अब हम वॉल्ट देखते हैं क्या होता है। इट इज मेड ऑफ द टू पैराइटल बोन। वॉल्ट वाला एरिया क्या कहलाता है आपका टू पैराइटल बोन से मिलकर जो बना होता है। ऑक्सीपुटल द टेम्पोरल फ्रंटल बोन, इट इज द लार्ज डूम्ड शेप्ड अंडर मोस्ट कंपोजिट पार्ट ऑफ द स्कल्स। तो टू पैराइटल बोन क्या कहलाते हैं आपके वॉल्ट कहलाते हैं। बेस का कहलाएगा लोअर पार्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल सेंटर इन द मेडुला एंड द मेड ऑफ द फर्मली यूनाइटेड बोन्स। जो बेस वाला रीजन होता है आपका ब्रेन मतलब स्कल का, वो लोअर पार्ट होता है, ठीक है। अब प्रोटेक्ट करता है वाइटल सेंटर। वाइटल सेंटर मतलब कहाँ से ऑक्सीजन, कहाँ से टेम्परेचर, जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो होता है ऑक्सीजन सेंटर, ठीक है, समझ में आया। तो वाइटल सेंटर का काम करता है कौन, बेस, तो लोअर पार्ट होता है ये ब्रेन का, स्कल का। अब फेस वाला एरिया, जो कि आपको सामने मालूम होना चाहिए कि फेस वाला पूरा नेक, चिन, सारा ये जो नोज, ये सारा जो जंक्शन का काम करता है फेस वाला एरिया। वर्टेक्स, वर्टेक्स एरिया इज द फ्रंट एंटीरियर फॉन्टेनल। ध्यान रखना, एंटीरियर फॉन्टेनल वाला जो एरिया कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका वर्टेक्स। और लैटरली टू द पैराइटल एमिनेंस पोस्टरली बाय द पोस्टीरियर फॉन्टेनल। और लैटरली ये एरिया कहाँ तक कवर करता है, तो लैटरली आपका सामने वाला पोर्शन टू पैराइटल बोन्स होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, और पीछे वाला जो पोर्शन आपका कहलाता है क्या कहलाएगा आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनल। इस तरह से आपका वर्टेक्स वाला एरिया हो गया जो कि एंटीरियर टू पैराइटल एमिनेंस और पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर फॉन्टेनल वाला एरिया कहलाएगा। देन इसके बाद हमारा होगा ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट क्या होगा, पोस्टीरियर फॉन्टेनल वाला फोरामेन मैग्नम जिसको बोलते हैं, यह रीजन आपका ऑक्सीपुट कहलाएगा। सेंसिपुट क्या कहलाता है आपका बॉन्डेड फ्रंट एरिया जो कहलाता है कोरोनल सुचर जिसको बोलते हैं, मेनली कंपोज द फ्रंटल बोन एंड द पैराइटल बोन। पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन का जो कंपोज होता है उस एरिया को हम बोलते हैं, जब आपस में फ्यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं कोरोना। तो वो एरिया कहलाता है आपका सेंसिपुट या ब्रो कहलाता है। अब ये देखिए इसमें दिया हुआ है पूरा पोर्शन वॉल्ट वाला एरिया कहाँ से कहलाता है आपका, पूरा यहाँ से लेके आपका इस ये वाला जो इसको हम बोलते हैं ग्लावेला, जहाँ पे बिंदी आप लगा, जब कोई एक लेडीज क्या होती है माथे में बिंदी लगाती है, तो ग्लावेला से लेकर पूरा यहाँ से ग्लावेला से लेकर आपका पूरा ऑक्सीपुट वाला एरिया, ये जो बेस जहाँ से स्टार्ट होता है उसके पीछे वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाता है आपका वॉल्ट कहलाता है। और ये जो आपका चिन हो गया उसके पीछे का जो एरिया है ये वाला एरिया, ये क्या कहलाता है आपका बेस कहलाएगा। और सामने जो नोज, फेस सभी को कनेक्ट करके रखता है वो कहलाता है फेस वाला एरिया। तो वोल्ट, फेस और जो बेस होता है ये होता है रीजन ऑफ द स्कल। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम इसके बाद देखते हैं लिस्ट एक्सप्लेन द सूचर्स फीटल स्कल। अब हम सूचर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से बन के आता है आपका सूचर से। तो मेम्ब्रेनस बिटवीन द बोन्स ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल्स विच जॉइंस द बोन्स आर नोन एज द सूचर। सूचर किसको बोलते हैं, मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया था कि जब आपस में दो बोन आपस में मिलती है, फ्यूज होती है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। समझ में आया। आपस में जब दो बोन क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। सूचर्स आर cranial joints, इसको बोला क्या गया है, सूचर्स आर cranial joints and are formed there where two bones adjoins. They are composed fibrous tissues and allows mobility between the cranial bones. There are four sutures in the vault which are of the obstetrical significance: frontal sutures, sagittal sutures, coronal sutures, lambdoidal sutures। समझ में आया। तो टू बिटवीन द फ्रंटल बोन्स जब आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर्स। टू पैराइटल बोन जब आपस में मिलते हैं उसको हम सजाइटल सूचर्स बोलते हैं। कोरोनल सूचर्स किसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब आपस में दो फ्रंटल और पैराइटल दोनों बोन आपस में मिलती हैं तो आइदर साइड, एक साइड में हेड के साइड में, उस सूचर्स को हम बोलेंगे कोरोनल सूचर्स। लैम्बडाइडल सूचर जब आपस में ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन्स
लैम्डोइडल सूचर्स वो होता है जब आपस में पैराइटल बोन, मैंने आपको जैसे मान लीजिए कि आपका क्या होता है, फीटल का हेड हो गया, ठीक है, फीटल का इस तरह से फीटल का हेड हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये आपका क्या हो गया, फ्रंटल बोन हो गया, सामने का एरिया फ्रंटल हो गया। ये आपका क्या कहलाया, पैराइटल हो गया, ठीक है, ये क्या कहलाया आपका, पैराइटल कहलाया। और ये हो गया आपका जो कि पीछे वाला पोर्शन जो है ये इस तरह से आपका ये जो ये वाला एरिया होता है ये होता है आपका ब्रिग्मा और पीछे वाला पोर्शन होता है लैम्डा। तो यहाँ से जो हो गई ये पैराइटल बोन हो गई और ये भी क्या है, पैराइटल बोन। तो जब पैराइटल बोन आपस में मिलती हैं और ऑक्सीपिटल बोन के साथ में तो बनता है लैम्डोइडल सूचर। समझ में आया। देन इसके बाद हम फॉन्टेनल देखेंगे। तो फॉन्टेनल हम पढ़ चुके हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ठीक है। एंटीरियर फॉन्टेनल में जिसमें पैराइटल बोन्स होती है आपकी, ठीक है, टेम्पोरल बोन होती है आपकी, फ्रंटल बोन होती है और आपस में 4 बोन क्या होती है, मिलके बनाती है ऑक्सीपिटल बोन। ये क्या बनता है आपका, ये तो हो गया आपका एंटीरियर फॉन्टेनल। पोस्टीरियर फॉन्टेनल में आपका पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन आपस में जब मिलती है तो वो बनता है आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनल। समझ में आया। अभी हम देखेंगे इसके बाद, जैसे हमारी क्लास फिनिश होगी तो हम स्टार्टिंग में आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे फॉन्टेनल का। अब देखते हैं डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। डायमीटर, द साइज ऑफ फीटल स्कल कैन बी एस्टिमेटेड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन। डायमीटर मतलब होता है कि बच्चे क्या जो स्कल्स है उसका साइज देखना है, ठीक है, कितने साइज का कितना, तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्लैक्शन, डिग्री ऑफ फ्लैक्शन के अकॉर्डिंग हेड की साइज देखेंगे। सबसे पहले 9 सेंटीमीटर बताया गया है, 9.5 बाई पैराइटल का, बाई टेम्पोरल का बताया गया है 8.5। अब इसमें देखेंगे हम फीटल स्कल 13.5। मेंटो वर्टिकल, ये वाला पोर्शन जो चिन से है आपका मेंटो वर्टिकल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जो आपका चिन वाला पोर्शन है यहाँ से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम मेंटो वर्टिकल बोलेंगे। ये सबसे ज़्यादा, सब मेंटो वर्टिकल क्या होता है 13.5, ये सबसे बड़ा होता है मेंटो वर्टिकल सॉरी, मेंटो वर्टिकल जो होता है सबसे बड़ा 13.5। और इसके बाद सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक एरिया, जिसको हमने ब्रिग्मा बताया था आपको, यहाँ पे जब पैराइटल और आपका ये जो पैराइटल बोन्स और टेम्पोरल बोन्स आपस में सब मिलती है वो क्या बनाती है आपका ब्रिग्मा। तो ये ब्रिग्मेटिक रीजन हो गया। फिर सब मेंटो ब्रिग्मेटिक, सब मेंटो मतलब ये मेंटो वाला एरिया हो गया आपका। फिर ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये पीछे वाला पोर्शन आपका ऑक्सीपुट कहलाता है, ये सामने वाला पोर्शन आपका फ्रंटल कहलाता है। इसका लेंथ होता है 11.5। समझ में आया। तो सबसे बड़ा होता है मेंटो वर्टिकल्स का, बाई पैराइटल बाई टेम्पोरल इन सब का कम होता है, ठीक है। मेंटो वर्टिकल के बाद आपका ऑक्सीपिटल वाला एरिया होता है, ऑक्सीपिटल फ्रंटल, ऑक्सीपिटल फ्रंटल के बाद सबसे बड़ा होता है मेंटो वर्टिकल। तो ये तो हो गए आपके डायमीटर ऑफ द स्कल। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर, इसमें ऑक्सीपुटल नाम से ही पता है सेंटर ऑफ द ब्रिग्मा, ठीक है। फिर ऑक्सीपुटल फ्रंटल, तो ब्रिग्मा वाला रीजन क्या कहलाता है आपका, ब्रिग्मा वाला रीजन ऑक्सीपिटल वाला रीजन कहलाएगा। और सब ऑक्सीपिटो 10 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें ऑक्सीपिटो एंटीरियर एंड द एंड ऑफ द ब्रिग्मा। तो ये देखिए आप थोड़ा सा इसका रीड आउट कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है वही सारे इसमें दिए हुए हैं पॉइंट में, इसको पढ़िएगा। और जो समझ में अगर नहीं आएगा जिन बच्चों को, तो कमेंट्स करके। लास्ट में दिया है इंजुरी लाइक अकर द ड्यूरिंग लेबर। देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है कि लेबर के टाइम पे बच्चे में कभी ब्रेन मतलब स्कल को बाहर करने का लेबर के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी बच्चे में इंजुरी भी क्रिएट हो सकती है। तो क्या क्या इंजुरी, इंटरकैनियल इंजुरी हो सकती है या इंट्राकैनियल हेमोरेज भी हो सकता है, सिफेरिक हेमाटोमा भी हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है बच्चा, कैपुट सक्सेडेरम हो सकता है। कैपुट सक्सेडेरम मतलब होता है बच्चे का हेड का जो आकार है वो ज़्यादा प्रेशर पड़ने से, बच्चे के हेड में प्रेशर पड़ने से क्या होता है, बच्चे का एक साइड में जो बोला चाहिए कि स्कल है वो निकला हुआ दिखेगा, लेकिन वो एक एज के टाइम के अकॉर्डिंग जैसे बच्चा ग्रो अप करता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। और फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, स्कल का फ्रैक्चर होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये होता है ड्यूरिंग लेबर इंजुरीज होने के चांसेस बच्चे में। समझ में आया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में देखेंगे, अभी हम इसके पहले हम बात कर रहे थे स्कल का, जो अभी आप फॉन्टेनल का बात कर रहे थे, यहाँ पे देखेंगे हम कि फॉन्टेनल कहाँ पे है। ये है फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। जो बच्चे अभी पढ़ रहे थे वहाँ पे रीड आउट कर रहे थे, तो फॉन्टेनल देख लीजिए कहाँ पे एंटीरियर फॉन्टेनल होता है, कहाँ पे पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है। तो चलिए ठीक है, जो क्लास में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा आप इसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो और आपको ध्यान रखना है कि फॉन्टेनल, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा फॉन्टेनल कब कब क्लोज होता है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल आपका होता है 18 मंथ, जिसमें से 1 ईयर टू मतलब बोलना चाहिए कि 1 ईयर एंड हाफ, 18 मंथ तक एंटीरियर फॉन्टेनल को क्लोज होने में टाइम लगता है। और आपका
जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है आपका 4 to 6 वीक, मतलब समझ के चलिए कि 1 to 2 मंथ तक भी टाइम लग सकता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल को क्लोज होने में। तो इतना आपको याद करके रखना है। और जिन बच्चों को जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता सकें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, इस चैनल को इतने मतलब उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं वॉच कर पा रहे हैं क्लासेस को, या जो बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन उनके समझ में नहीं आ रहा है, जो गेन नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन के आ रहे हैं। तो ये बच्चे जरूर इस चैनल को देखें और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को समझने का ट्राई करिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए। धन्यवाद। एक नए सेशन के साथ में हम कल फिर से लेके आएंगे नया क्वेश्चन।